Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome back to my channel. So we are now again talking about tenses. So this is bilingual video in which Urdu and English, both languages, will be used for your ease. And we have a very good teacher who will be teaching you tenses in a very simple manner. So over to you, Miss. Assalamu alaikum. This is Miss Rabia, and today we are going to learn tenses. Yes, so being a student of English, or as a learner of English, or even as a lover of English, we all need to learn tenses. So this is the biggest problem or like we face while learning English और tenses के नाम से ही जो है हमें to some extent जो है वो खौफ आ रहा होता है because these are the basics of English. अगर आपको tenses नहीं आते तो you are not a good speaker of English. You cannot be a good writer of English. So tenses are basically we can say the basic rules and regulations for a good English. So today we will be learning tenses in a very simple manner. So let's start. So first of all, we need to know that what is meant by tense. Tense का मतलब क्या होता है? Is it quite clear? Tense does not mean any other thing but time. सो टेंस को अगर आप देखें तो इसमें बेसिकली जो है वो हर टेंस में जो है वो टाइम चेंज होता है और इवन कि अगर हम अपने डेली कॉन्वर्सेशंस की बात करें अगर हम ये देखें कि हम बात किस तरह करते हैं सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट आवर पास्ट और वी टॉक अबाउट आवर प्रेजेंट और वी टॉक अबाउट आवर फ्यूचर सो ये वक्त है जो तब्दील होता है हमारी कॉन्वर्सेशन में दैट इज बेसिकली टेंस टेंस का मतलब है टाइम और हम जो अपनी बातें कर रहे होते हैं कन्वर्सेशन में और द सेंटेंसेस दैट वी आर यूजिंग यूजिंग टेंसेस सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट टाइम एंड एज द टाइम चेंजेस सो आवर टेंस आल्सो चेंजेस अगर हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं एज वी आर टॉकिंग इन उर्दू अगर हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे वर्ड्स जो हैं वो चेंज होते हैं लाइक वो यूज गा कर रहा हूँगा और अगर हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे वर्ड्स जो हैं वो चेंज होते हैं इवन कि उर्दू में लाइक मैं ये काम कर रही थी और अगर हम फ्यूचर के बारे में से बात कर रहे हैं तो फिर हमारे वर्ड्स चेंज होते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँगा और अगर प्रेजेंट के बारे में हम बात करते हैं तो हम यही जैसे कि मैं बात करती हूँ तो ऐसा होगा सो अगर हम डेली कन्वर्सेशंस की बात करें या इवन कि वही कन्वर्सेशन अगर रिटन फॉर्म में आ जाए तो वो दे आर बेसिकली 3 टाइम्स प्रेजेंट past or future there is no other time so basically इन तीनों को अगर हम मिला के बात करें या इनके rules and regulations की बात करें तो we can call it a tense like past में I went to my school या आप ये बताएंगे अगर आप present के बारे में बात करेंगे तो I go to my school और अगर future के बारे में बात करेंगे तो I shall go to my school हमारे written conversation हो या फिर जो है वो speaking में हो we just use these 3 times लेकिन उसके साथ साथ जो है वी नीड टू लर्न सेंटेंस स्ट्रक्चर नाउ वी हैव गॉट कि तीन तरह के वक्त होते हैं 3 तरह के टाइम्स होते हैं ये 3 तरह की चीजें हैं ये कॉन्वर्सेशंस में जो है हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन उसके साथ साथ जो है वो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए वो जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं दे आर नॉट रैंडमली we don't speak randomly but basically there are some fast rules and regulations there is strict structure for that तो उस structure में हमारे पास क्या होता है हम बड़ी तरतीब से चलते हैं first we use subject then we use verb and then we use object so now what is subject subject simply means doer यानी जो काम कर रहा होता है and verb क्या होता है verb simply means doing यानी जो काम हो रहा होता है एंड ऑब्जेक्ट में क्या होता है ऑब्जेक्ट सिंपली मींस जिस पर काम हो रहा होता है और जो जिस पर हम काम कर रहे होते हैं ना so this is the basic structure of a sentence like subject verb plus object we cannot change the situation or we cannot change these words in active voices but in passive voice we can change it और एक ही स्ट्रक्चर होता है उसके बाद जो है some sentences are there कि जिसमें ऑब्जेक्ट को जो है वो डिलीट कर दिया जाता है उसको हम जो है वो खारिज भी कर देते हैं like we can only use 2 words in a sentence like subject plus verb like I play earlier we used 3 words like I play hockey और उसके बाद जो हम 2 words भी इस्तेमाल कर सकते हैं like I play
It means you are to keep in your mind that first of all we use subject, then verb and then object. And if we are not using object, तो फिर सबसे पहले subject होगा, उसके बाद जो है वो verb होगा. In simple sentences I'm talking. So we saw that we can use 3 words or we can use 2 words and we can use more than even 3 words. But here is a question that can we use one word in a sentence? सेंटेंस बेसिकली क्या होता है कि मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस क्या है? एज वी ऑल नो दैट वो जुमला जो हमें पूरा मफहूम समझा दे या पूरी बात जो है वो हम तक पहुंच जाए. लाइक मैं खा रही हूँ, ये एक पूरा जुमला है, वी कैन कॉल इट अ सेंटेंस. लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं रही खा, दिस इज नॉट अ सेंटेंस. क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर नहीं है. सो दिस स्ट्रक्चर दैट आई हैव टोल्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर अ गुड इंग्लिश एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर कंप्रीहेंडिंग. ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट वी कैन यूज थ्री वर्ड्स. हम 3 वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं. तो क्या एक वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है? सो यू कैन थिंक or yes, you're right, one word sentences, we can have one word sentences. Like if I say smile, तो smile से क्या हो रहा है? smile एक word है, लेकिन you are getting a full meaning. आपको मुकम्मल समझ आ रही है, मफहूम क्लियर हो रहा है कि मैं आपको कह रही हूँ कि मुस्कुराएं. और इन स्कूल और इन कॉलेज our teacher says sit, बैठ जाएं. तो sit जो है, although this is a one word, there is no subject, there is no object, only verb is there, but even then this is a complete sentence. Like आपको समझ आ रही है कि भाई टीचर कह रही है बैठ जाएं. और कभी कभार जब हमें सबक नहीं आता तो हमारी टीचर कहती है स्टैंड, तो वो एक लफ्ज होता है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमें समझ नहीं आई, टीचर प्लीज सारा सेंटेंस बोलें. वो हमें अच्छी तरह से समझ आ रही होती है कि टीचर कह रहे हैं कि खड़े हो जाएं, और फिर वो कहेंगी राइट. और अगर हम राइट नहीं करेंगे तो सिर्फ एक वर्ड बोलेंगी गो, जाएं. तो वो हमें पूरा मफहूम जो है वो क्लियर हो जाएगा कि टीचर जो है वो हमें कह रहे हैं कि क्लासरूम से बाहर चले जाएं. इट मींस वी कैन यूज इवन अ सिंगल वर्ड इन अ सेंटेंस. और वो वर्ड कौन सा होता है? वर्ब. यानी इट मीन्स कि दुनिया के जितने भी वर्ब्स हैं वो बजाते खुद में वर्ब तो होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो एक मुकम्मल सेंटेंस भी होते हैं, क्योंकि वो अपने आप में मुकम्मल मफहूम रखते हैं. And one thing is more clear from this slide कि verb is the most important part of a sentence. Verb के बगैर जो है वो कोई sentence नहीं हो सकता, क्योंकि verb जो है वो सबसे अहम होता है. Subject अकेला sentence नहीं बना सकता, like अली ये sentence नहीं होगा, और object mango like कुछ भी इस तरह का जो है वो verb नहीं sentence नहीं होगा. लेकिन अकेला वर्ब जो है वो मुकम्मल सेंटेंस हो सकता है. तो इट मींस अगर आपको टेंसेस सीखने हैं तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट वर्ब्स. बिफोर यू स्टार्ट लर्निंग द टेंसेस, आपने जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो है वो मुकम्मल तौर पे तो नहीं, लेकिन टू सम एक्सटेंट जो है वो आपको लाजमी पता होना चाहिए. एज वी ऑल नो दैट बेसिकली देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जिसको जो है वो यूजुअली वी आर सेइंग दैट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म, एंड दे आर नॉट लाइक दिस. बेसिकली फर्स्ट फॉर्म जो है उसे हम प्रेजेंट कहते हैं, लाइक गो. सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट कहते हैं, लाइक वेंट. और थर्ड फॉर्म को जो है वो हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं, लाइक इसका मतलब गोन. और फोर्थ फॉर्म को जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और ये वो होती है कि जिसमें जो है हम गो के साथ ing लगा देते हैं और इट बिकम्स गोइंग. सो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, दीज आर द बेसिक 4 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. और टेंसेस सीखने से पहले जो है वो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म कौन सी है. बेसिकली क्योंकि टेंस में क्या होगा कि हम वर्ब को ही चेंज करते हैं और हमारा टेंस जो है वो तब्दील हो जाता है. So hopefully you have got the importance of verbs. तो form of verbs जो है वो बहुत important है. So we can move forward. Okay, let's talk about the tenses. Okay, in the very start I told you people कि जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो हम अपनी प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, लाइक मैं ये कर रही हूँ या दिस एंड दैट, और या मैं कर रहा था सॉरी, और या मैं करूंगी. लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं, हम अपने काम के बारे में बता रहे होते हैं, तो उसमें से हम कभी अपनी रूटीन के बारे में बता रहे हैं, कभी हम उन कामों के बारे में बता रहे हैं जो कि इनकम्प्लीट है और हम कर रहे हैं, और कभी हम उन कामों के बारे में बताते हैं, उन चीजों के बारे में बताते हैं जो हम कर चुके हैं.
और या फिर हम कभी कभार क्या होता है, हम टाइम बाउंड होके बताते हैं कि भाई 10 बजे तक मैं ये काम कर रहा हूँगा या कर चुका हूँगा। सो जब भी हम बात करते हैं, हम इन्हीं 4 चीज़ों में रह के बात करते हैं। लाइक इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल टेंस जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या होता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी रूटीन के बारे में बता रहे होते हैं या फैक्ट्स के बारे में बता रहे होते हैं। लाइक मैं रोज़ाना स्कूल जाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, ठीक है? सूरज मशरिक़ से निकलता है। ये क्या है? ये हमारी रूटीन होती है, ये इसमें कुछ फैक्ट्स आ जाते हैं ना, सूरज मशरिक से निकलता है। देन वी हैव कॉन्टिन्यूअस टेंस, और जिसे हम जो है वो मॉडर्न इंग्लिश में प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, और इट इज क्वाइट ऑब्वियस फ्रॉम इट्स नेम कॉन्टिन्यू और प्रोग्रेस। कॉन्टिन्यू क्या होता है? जारी रहना, और प्रोग्रेस क्या होता है? वो भी तरक्की करना, जारी रहना। तो कॉन्टिन्यूस टेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी ऐसी चीज के बारे में बताना है जो कि कॉन्टिन्यू है। वी हैव स्टार्टेड इट बट वी हैव नॉट कंप्लीटेड इट। वो काम जो है वो कंटिन्यू है। और फिर अगर हमने किसी ऐसे काम के बारे में बताना है जो कि हम कर चुके हैं, सिंपल से आप याद रख लें कि जो परफेक्ट है, बिल्कुल हम कर चुके हैं, तो फिर हम उसके लिए परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। लाइक मैंने ये काम कर लिया है। और अगर आपने वो काम कर लिया है, उसको थोड़ा सा टाइम बाउंड पे, टाइम में लेके आना है, ठीक है, टाइम का आपने मेंशन करना है, तो फिर उसके लिए हम यूज करेंगे perfect continuous, or in other words we can say perfect progressive tense. So all these basic tenses are there, और in simple words के हम जब भी बात करेंगे, हम इन्हीं चारों चीजों के दरमियान रह के बात करेंगे. So let's see first of all one by one all these 4 tenses. So first of all, let's talk about indefinite tense, or we can say simple sentence. So present indefinite tense कैसे इस्तेमाल होता है? It is used to show routine work or facts. हम अपनी routine जो है वो बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. और facts means like सूरज मशरिक से निकलता है, पानी उबलता है, और what was a famous sentence, बारिश ज्यादा होती है तो पानी ज्यादा आता है, और बारिश कम होता है तो पानी कम आता है. लाइक दिस इज जस्ट अबाउट ऑल द रूटीन वर्क और फैक्ट्स. सो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो इन द वेरी स्टार्ट आई डिस्कस द सेंटेंस स्ट्रक्चर. आपके जहन में सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए, लाइक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है, उसके बाद जो है, जैसे कि मैंने इन द वेरी स्टार्ट आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बारे में बताया, बेसिकली दे आर 4. ठीक है, इसमें हमने जो है वो V1 इस्तेमाल कर दी है. V1 से मुराद क्या है? हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है. लेकिन उसके साथ हमने क्या करना है? S या ES का इस्तेमाल करना है. लाइक आई हैड टोल्ड यू दैट गो जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है, तो उसके साथ जो है वो हमने S या ES का इस्तेमाल करना है. उसके बाद हमने जो है वो अपना ऑब्जेक्ट लगा देना है. लाइक आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाती हूँ. ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है एक, उसका नाम है डू हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है. लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ हमने जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल करना है, लेकिन दिस इज नॉट ए केस विद एवरी सब्जेक्ट. हमारी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी. ये आपने जहन में हमेशा रखना है कि जो हमारी वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है एक्टिव वॉइस में, जब हम बात कर रहे होते हैं. अब एस या ई एस का इजाफा हमने क्या करना है? जब हमने कोई सब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर होगा, सिंगुलर से मुराद only one person or only one thing. Like उसमें जो है वो he हो सकता है, like she हो सकता है, it हो सकता है, कोई नाम हो सकता है. ठीक है, और उसके बाद जो है हमने एस या ई एस का इजाफा कब नहीं करना? हमने तब नहीं करना जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा. अब प्लूरल में हमारे पास जो है वो दे हो सकता है, आई हो सकता है, और वी हो सकता है. ठीक है, यानी आप सिंपल सी बात जहन में रखें, अगर तो वन पर्सन के बारे में बात हो रही है तो फिर हमने जो है वो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है. और अगर जो है वो सेकंड पर्सन के बारे में बात, सॉरी, ज्यादा पर्सन्स के बारे में बात हो रही है तो हमने जो है वो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है. अब क्या करना है? जब हमने हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल करना है तो वही बात कि जब सिंगुलर पर्सन होगा तो हेल्पिंग वर्ब डू के साथ भी हमने ई एस लगा देना है. ठीक है, और जब प्लूरल होगा तो हमने सिर्फ डू ही इस्तेमाल करना है. ठीक है, समटाइम्स वी से दैट वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स लाइक डू और डज, बट वी कैन से दैट वी हैव ओनली वन हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि डू के साथ ही जो है वो हम उसको ई एस लगा के कर रहे होते हैं. बिकॉज देर आर सम वर्ड्स कि जिनके साथ जो है वो हम एस ही लगा सकते हैं, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम ई एस लगा सकते हैं. लाइक इफ आई से बाय,
BUY, बाय, बाय के साथ हम सिर्फ S लगाएंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ गो, गो के साथ जो है वो हम ES लगाएंगे। तो हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये भी होनी चाहिए कि हम S कहाँ पे लगा सकते हैं और हम ES कहाँ पे लगा सकते हैं, बट दैट we can use our common sense as well. Okay, so let's see the examples. इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस अ वर्ब और एस या ई एस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट, लाइक आई ईट ए मैंगो। ये एक सिंपल सेंटेंस था। उसके बाद क्या होगा, अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो फिर हमने क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट। और डू नॉट डज नॉट कैसे आएगा, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सिंगुलर है तो फिर डज नॉट आ जाएगा, अगर प्लूरल है तो फिर क्या हो जाएगा, फिर डू नॉट आ जाएगा, और फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यस, वन थिंग, आई ऑल दो सिंगुलर है, लाइक अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मैं ऑल दो सिंगुलर हूं, लेकिन रूल ये है कि आपने आई के साथ डू ही इस्तेमाल करना है। लेकिन सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपने जो है वो नॉट लगा देना है, और प्लस आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है, लाइक आई डू नॉट ईट ए मैंगो, सॉरी ईट आना है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज अंडरस्टूड, वी कैन इमेजिन ईट इज रिटन हियर, सो आई डू नॉट ईट ए मैंगो। और अगर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस करना है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है कि हमने जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, वही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको हम स्टार्ट पे ले आएंगे, और बाद में हम अपना सब्जेक्ट और प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस जो है वो हम ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे, लाइक डू आई ईट ए मैंगो। अब ये बिल्कुल हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हुआ, लेकिन एक बात आपने जहन में रखनी है, जब आप डू के साथ ES का इजाफा कर रहे हैं, फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इजाफा नहीं करना, क्योंकि वो इजाफा हम ऑलरेडी डू के साथ कर चुके हैं, सो दैट इज क्वाइट ओके। सो दिस वाज आवर प्रेजेंट indefinite tense, or in other words we can say present simple tense. So now let's talk about past indefinite tense. अच्छा, पास्ट, अब जब हम अपनी रूटीन के बारे में बात करते हैं तो हम प्रेजेंट की रूटीन के बारे में बात कर रहे होते हैं, लाइक मैं ये काम करती हूँ, लेकिन कभी कभार क्या होता है, हम अपनी कल की रूटीन भी तो बता सकते हैं ना, हम अपने 5 साल पहले की रूटीन भी तो बता सकते हैं, या हम अपने 10 दिन पहले की रूटीन भी बता सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, वो हमारा जो है वो पास्ट में चला जाएगा। तो अगर पास्ट की बात हो रही है तो फिर जो है वो हमारी वर्ब में भी चेंज आना चाहिए, बिकॉज देयर मस्ट बी अ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। वर्ब चेंज होगा तो हमें पता चलेगा ना कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ये पास्ट की बात हो रही है। तो अब क्या होगा कि पास्ट में हम क्या करते हैं, अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बजाय जो है वो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर लेते हैं, लाइक वी कैन से V2। उसमें हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की थी और वो डू थी। अब हम क्या करेंगे, पास्ट में जो हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। तो इसमें जो है वो डू की हम सेकंड फॉर्म डिड इस्तेमाल कर लेंगे। और फॉर्मूला हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस के लिए बिल्कुल ये है कि सब्जेक्ट प्लस V2, यानी V2 से मुराद है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट, लाइक आई एट ए मैंगो, मैंने एक आम खाया। और इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिड है जो कि डू का पास्ट है। सो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, लाइक सिंपल सेंटेंसेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक सब्जेक्ट क्या होगा, आई, V2 से मुराद एट, सेकंड फॉर्म आ गई, और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मैंगो। सो आई एट ए मैंगो, मैंने एक आम खाया, ये पास्ट की बात होगी। अब नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमारे पास क्या होगा, सिंपल सी बात है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट लगा देंगे, लाइक सब्जेक्ट plus did not plus V1 and plus object। and here the same thing again कि अगर आपने जो है वो did इस्तेमाल कर लिया है, did second जो है फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको इस्तेमाल कर लिया है, तो फिर जो हमारा मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। ये we usually or the students usually do this blunder कि वो did भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सेकंड फॉर्म को भी इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये हमने कभी भी नहीं करना। आप बस ज़हन में ये बिठा लें कि हमने डू की जो है वो सेकंड फॉर्म ऑलरेडी डिड इस्तेमाल कर ली है, तो फिर हमारा मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म का ही होगा। तो अब सिंपल सा फॉर्मूला नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमारे पास ये है कि शी plus helping verb plus not plus V1 plus object, like I did not eat a mango, मैंने आम नहीं खाया। Then we have interrogative sentences। interrogative sentences क्या होते हैं, जिसमें हम जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का सिंपल सा फॉर्मूला ये होगा कि हम अपना हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट पे ले आएंगे। जब स्टार्ट पे ले आएंगे, बाकी जो है वो वही फॉर्मूला होगा
कि सिंपल सेंटेंसेस वाला, लाइक सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और अगेन डिड हमने इस्तेमाल कर लिया तो वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, लाइक डिड आई ईट ए मैंगो, क्या मैंने आम खाया था। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू आर टू पुट ए क्वेश्चन मार्क। अगर आपने सेंटेंस ठीक लिखा है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो इट विल बी कंसीडर्ड रॉन्ग। सो मेक श्योर दैट यू हैव पुट ए क्वेश्चन मार्क। एंड लेट मी टेल यू कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो टेंस है दैट इज पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल टेंस। अगर आप जरा गौर करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट आवर पास्ट, कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने यहाँ पे ये किया था, हम वहां गए थे, ऐसा हुआ। तो वी आर टॉकिंग अबाउट आवर चाइल्डहुड, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर स्कूल डेज, so we are talking about going to our relatives and this and that. So most of the time we are talking about our past, and then we are talking about our future, and a very less time we talk about our present. सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस है, और सिंपल सा फॉर्मूला है कि इसमें जो है वो आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है, और ये वाहिद टेंस है सारे टेंसेस में जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, बाकी किसी में भी इस्तेमाल नहीं होती। तो आपने ये भी याद रखना है कि ये सेकंड टेंस है, लाइक पहला पास्ट प्रेजेंट था, वो पहला था तो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की, ये सेकंड टेंस है पास्ट है तो इसमें जो है वो हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, देन वी हैव फ्यूचर इंडेफिनिट। चूंकि इंडेफिनिट का हमें पता है कि हम अपनी रूटीन बता रहे होते हैं, तो हम अपनी फ्यूचर की रूटीन भी बता सकते हैं, हम अपने एम्स बता सकते हैं कि कल मैं ये करूंगा, कल मैं जल्दी उठूंगा, कल मैं वक्त पे नाश्ता करूंगा, दिस एंड दैट। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, हम फ्यूचर वाले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे तो हमें पता चलेगा ना कि वी आर टॉकिंग अबाउट आवर पास्ट और वी आर टॉकिंग अबाउट आवर प्रेजेंट। सो उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास ये है कि सब्जेक्ट प्लस विल शेल, यस, एंड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। विल शेल जो है इसमें हमारे पास दो मेन हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब विल शेल का इस्तेमाल कैसे करना है, शेल यूजुअली इस्तेमाल होता है आई और वी के साथ, ठीक है, और विल इस्तेमाल होता है अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो ही है, सब्जेक्ट जो है वो शी है, और सब्जेक्ट जो है वो इट है, और सब्जेक्ट जो है दे है, या सब्जेक्ट जो है वो आप ये समझ लें कि प्लूरल है, बॉयज एंड गर्ल्स है, और नेम्स इवन के 2-3 नेम हैं, तो फिर उसके साथ जो है वो हम विल इस्तेमाल करेंगे। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हम इस बात का ख्याल नहीं रखते, लेकिन वी विल एज इफ यू आर अ स्टूडेंट और इफ यू आर राइटिंग एन एसे, तो आप कोशिश करें कि आप जो है वो आई विल के साथ शेल ही इस्तेमाल करें और बाकी के साथ जो है वो विल इस्तेमाल करें। लेकिन अगर हमने स्ट्रेस देना है, अगर अपनी बात पे स्ट्रेस लेके आना है, तो हम क्या कर लेते हैं, इट्स वाइस वर्सा, ये ऑपोजिट हो जाता है। लाइक आई नॉर्मल रूटीन में हम आई विल के साथ शेल इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अगर आपने स्ट्रेस देके कहना है तो फिर आई के साथ आप विल इस्तेमाल करेंगे। लाइक अगर मैं कहती हूँ कि मैं जाऊंगी तो आई शेल गो, लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मैं जरूर जाऊंगी तो बजाय डेफिनेटली आई शेल डेफिनेटली गो और आई शेल सडनली गो, दिस एंड दैट भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर हम विल इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आपने कहीं जो है वो न्यूज़पेपर में या किसी आर्टिकल में, किसी बुक में जो है वो अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ा है कि आई के साथ विल इस्तेमाल हुआ है, तो आप ये समझ जाएं कि राइटर जो है वो स्ट्रेस दे के बात कर रहा है। और द सेम केस इज विद द अदर्स, लाइक शी शैल कम, अगर लिखा हुआ है कि शी विल कम तो इसका मतलब वो आएगी, भाई आएगी। लेकिन अगर लिखा हुआ है कि शी शैल कम तो इट मीन्स वी आर 100% श्योर कि वो जरूर आएगी। लाइक आई डिडंट नो दिस थिंग, वंस आई रेड दिस थिंग कि शी के साथ जो है वो शेल इस्तेमाल हुआ है, एंड आई थॉट कि ये रॉन्ग लिखा हुआ है, ये कैसे इस्तेमाल हो सकता है। लाइक इनको जो है वो मैंने आई रेड इन न्यूज पेपर इन एन आर्टिकल, सो मुझे लगा कि ये गलत इस्तेमाल हुआ है, इनको हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना नहीं आ रहे। देन आई शोड इट टू माई टीचर, और फिर माई टीचर टोल्ड मी दैट इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग, रादर इट इज गिविंग द राइटर इज गिविंग स्ट्रेस हियर। So we can also use shall for he and for she and for it if we want to give stress. और अगर आप कहीं पढ़ें तो आप समझ जाएं कि वो गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा, उन्हें हमसे ज्यादा इंग्लिश आती है न्यूज़पेपर्स वालों को, बल्कि वो स्ट्रेस दे के बात कर रहे हैं। सो दिस वाज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फॉर्मूला हमने देखा। आइए अब एग्जांपल्स देखते हैं। सो अगर तो हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो सेम इज द केस, लाइक इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेके आएंगे, एस मीन सब्जेक्ट, फिर उसके पास अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम जो है वो विल या शेल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो है वो हम V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लाइक आई शैल ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाऊंगी। और नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, वी ऑल नो कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो नॉट लगा देते हैं, बाकी वही चीजें रहती हैं। सो आई शैल नॉट ईट ए मैंगो। देन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो इसमें क्या होगा, सिंपली एज वी नो दैट कि हेल्पिंग वर्ब को हमने स्टार्ट पे ले आना है, और बाकी जो है वो सेम वही फॉर्मूला रहेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लाइक शैल आई ईट ए मैंगो, क्या मैं आम खाऊंगी। सो दिस वाज आवर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो दिस वाज अबाउट आवर रूटीन मैटर, लाइक अगर आपने रूटीन के बारे में बात करनी है या फैक्ट्स के बारे में बताना है तो आप इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सम ऑफ द टाइम वी आर टेलिंग अबाउट द थिंग्स, हम ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कंटिन्यू होती हैं, लाइक स्टार्ट भी हो चुकी हैं, ठीक है, लेकिन खत्म नहीं हुई, वो कंटिन्यू है, ठीक है। सो फॉर दैट थिंग वी यूज कंटिन्यूअस टेंस टू शो द वर्क दैट इज गोइंग ऑन। इसमें भी हमारे पास तीन हालतें हैं, लाइक हम प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे कि ये काम हो रहा है, और हम पास्ट के बारे में बात करेंगे कि ये काम हो रहा था, और फिर जो है वो हम फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं कि ये काम हो रहा होगा। सिंपल सा फॉर्मूला इसमें हमारे पास सिंपल सा ये है कि सब्जेक्ट प्लस V1, sorry, here will first of all there will be a helping verb, I forgot to write here, but next slide में जो है वो शो हो जाएगा। और फिर उसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 ing, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ जो है वो हम ing इस्तेमाल करेंगे। इसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, इंक फॉर्म भी कहते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास जो है वो बी फैमिली इस्तेमाल होगी, ठीक है। उसमें जो है वो हमारे पास प्रेजेंट में तीन हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, जिसमें इज एम आर होगा। अब इस कहाँ इस्तेमाल होगा, सिंपल सा जहन में ये रखें कि इस जो है वो हमेशा सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा, एक पर्सन के साथ, चाहे वो ही है, चाहे वो शी है, चाहे वो इट है, चाहे वो कोई अकेला नाम है, आइदर ही इज अ बॉय और शी इज अ गर्ल, सिंगुलर पर्सन के साथ इस इस्तेमाल होगा। और अपने साथ आपने हमेशा एम इस्तेमाल करना है। और अगर लोग ज्यादा हैं, अगर लोग एक से ज्यादा हैं और आप खुद भी नहीं हैं, तो फिर जो है वो हम आर इस्तेमाल करेंगे, लाइक वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, ठीक है। तो उसके साथ जो है वो हम आर इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स। So here are the examples like affirmative sentences. Affirmative sentences कौन से होते हैं, like simple sentences जिसमें हाँ पाई जाती है ना, उसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब, और प्लस V1 प्लस ing, V1 के साथ जो है वो हम ing ऐड करेंगे, और प्लस जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, लाइक आई एम ईटिंग ए मैंगो, मैं एक आम खा रही हूँ। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंपल सी बात वही कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो आपने नॉट लगाना है। इससे आप ये भी जहन में रख सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है, और उसके बाद जो है वो अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट लाइक आई एम नॉट ईटिंग ए मैंगो। और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, तो सिंपल सी बात ये है कि हम अपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे ले आते हैं, बाकी वही फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ing प्लस O, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड पे क्वेश्चन मार्क, लाइक एम आई ईटिंग ए मैंगो। सो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो कि प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा होगा, आपके जो है वो हाल के बारे में बात कर रहा होगा। इन उर्दू वी कैन से सिंपली कर रहा होगा, और कर रही होगी, और कर रहे होंगे, इस तरह की जो है वो वर्ड्स आ रहे होते हैं। और अगर हमने अपनी पास्ट की रूटीन बतानी है, तो फॉर दैट पर्पस हम जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस रूटीन नहीं, सॉरी, ऐसे कामों के बारे में बताना है जो कि कॉन्टिन्यू थे, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हमारे पास हेल्पिंग फॉर्मूला क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है, प्लस V1 प्लस ing प्लस O। ये बात अपने जहन में रख लें कि कॉन्टिन्यूस टेंस जो है उसमें हमेशा इंक फॉर्म या फोर्थ फॉर्म या V1 प्लस ing इस्तेमाल होती है।
सो अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो सब्जेक्ट पहले आएगा यानी आई, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, तो आई के साथ जो है वो हम वाज इस्तेमाल करते हैं। और अगर वाज वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो फिर इंक फॉर्म आएगी, तो ईट के साथ आई एन जी लगाया तो आई वाज ईटिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है तो आई वाज ईटिंग ए मैंगो। और हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो आपने देखा कि हमारे पास वाज और वर हैं। वाज किसके साथ इस्तेमाल होता है? आई के साथ, सिंगुलर पर्सन के साथ, जिसमें ही शी इट और सिंगुलर नेम आ सकता है। और वर जो है वो हमेशा प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है, उसमें जो है वो गर्ल्स, बॉयज, दे, मोर देन वन पर्सन जो है वो अगर है तो उसके साथ जो है वो हम वर इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल्स। So, affirmative sentences हैं। Sorry, there is a mistake in affirmative spelling. V के बाद जो है वो E आना है। So there was a typing mistake. So affirmative sentences का formula हमारे पास ये है कि subject plus helping verb plus V fourth form V1 plus ing and plus object, like I was eating a mango. एंड देन फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस सिंपल सी बात कि वॉज वर्ड के बाद जो है वो आपने नॉट लगा देना है, और फिर क्या होगा कि अपनी इन फॉर्म इस्तेमाल करनी है एंड देन ऑब्जेक्ट। आई वाज नॉट ईटिंग ए मैंगो। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे ले आना है, वॉज आई ईटिंग ए मैंगो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो ये हम पास्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो आइए अब फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें हम क्या करेंगे कि अपने फ्यूचर की कोई जो है वो उन कामों के बारे में बताएंगे जो कि कल हम कर रहे होंगे इंशाल्लाह। सो इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी, और प्लस वी वन ऑब्जेक्ट। सो आई विल बी ईटिंग ए मैंगो। हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो हमारे पास दो हैं, शेल बी और विल बी, और हमने ये सीख लिया है कि शेल किसके साथ इस्तेमाल होगा और विल किसके साथ इस्तेमाल होगा। हियर इट इज अगेन रिटन, सो वी कैन रीड इट एज वेल। शेल बी जो है वो आई वे के साथ इस्तेमाल होगा, और विल बी जो है वो प्लूरल या दे, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ भी जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। लेट्स हैव एग्जांपल्स। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, तो सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस वी वन आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, लाइक आई विल बी ईटिंग ए मैंगो। और नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, बार बार वही बात रिपीट हो रही है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो आपने नॉट लगाना है, बट देयर इज अ डिफरेंस। यहाँ फर्क है। फर्क क्या है कि हमारे पास अब तक जो हमने देखे थे, हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब हुआ करता था। डू हो गया, डस हो गया, डिड हो गया, इज, एम, आर, दे वर ओनली वन वर्ड। ठीक है, वो एक एक वर्ड के थे। लेकिन इसमें हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ड्स है, लाइक विल बी और शैल बी। अब मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि नॉट कहाँ लगाना है। अभी तक तो हम यही सीख रहे थे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, लेकिन अब तो हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स आ गए, तो फिर दोनों के बाद नॉट लगा दें, लाइक आई शेल बी नॉट ईटिंग मैंगो। नहीं, द करेक्ट थिंग इज दैट कि दो हेल्पिंग वर्ड्स जब भी आपके पास हो तो आपने हमेशा नॉट जो है वो दरमियान में लेके आना। ठीक है, सब्जेक्ट इवन के लेके आना है तो वो भी दरमियान में लेके आना है। अगर आपके पास जो है, ये सिंपल सी बात की ज़हन में रख लें कि अगर आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं या तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो आप ज़हन में ये बिठा लें कि पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो हम ऐड करते हैं। अगर हमने सब्जेक्ट ऐड करना है या नॉट ऐड करना है, ठीक है, नॉट ऐड करना है तो हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ही ऐड करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो सब्जेक्ट प्लस विल, शेल, नॉट और फिर हम बी लेके आएंगे, और प्लस आईएनजी फॉर्म और प्लस ओ, लाइक आई विल नॉट बी ईटिंग ए मैंगो। ये इस तरह नहीं होगा कि आई विल बी नॉट ईटिंग ए मैंगो, इट विल बी कंसीडर्ड रॉन्ग। तो ये फॉर्मूला है कि पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद हम हमेशा नॉट लगाते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वही बात कि आपने जो है वो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे लेके आना है और प्लस फिर जो है वो सब्जेक्ट और वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगेन यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो इस तरह नहीं करना कि दोनों को स्टार्ट पे ले आए और बाद में हम अपने सब्जेक्ट को लगा दें। नहीं, इसमें भी वही फॉर्मूला कि आपने पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है सब्जेक्ट ऐड करना है, लाइक शेल आई बी ईटिंग ए मैंगो, क्या मैं आम खा रही होंगी। सो दिस वाज योर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस tense. I hope it's clear. So let's move forward about perfect tense. जी, अभी तक तो हम उन कामों के बारे में बात कर रहे थे कि जो हमारे इनकम्प्लीट थे या इनकम्प्लीट हैं या इनकम्प्लीट होंगे, बट वी आल्सो डू सम थिंग्स दैट आर कंप्लीटेड। अल्हम्दुलिल्लाह हम
ऐसे काम भी करते हैं जो हमारे कंप्लीट होते हैं। सो उन कामों को बताने के लिए, उन चीजों को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट टेंस। लाइक इट्स टॉक्स अबाउट अ कंप्लीट वर्क। ये कंप्लीट वर्क के बारे में हमें बताएगा, आइदर इट इज ऑफ प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सो इसमें हमारे पास फॉर्मूला वही जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। और ये बात जहन में रख लें कि जैसे कॉन्टिन्यूस टेंस, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, उसमें इंक या फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो जो परफेक्ट टेंसेस होंगे उनमें, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, उसमें हमेशा हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, जिसे जो है वो पास्ट पर जिसे हम थर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, उसमें जो है वो दो हमारे पास इसमें हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जिसमें हैज और हैव है। और उसके बाद थर्ड फॉर्म लाइक आई हैव डन माई वर्क। अब हैज कहाँ इस्तेमाल होगा और हैव कहाँ इस्तेमाल होगा? हैज हमेशा सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा, चाहे वो शी है, चाहे वो ही है, चाहे वो इट है, चाहे वो कोई लड़का है, चाहे वो आसमा है और चाहे वो अली है, उसके साथ जो है वो हम हैज इस्तेमाल करेंगे। और have कब इस्तेमाल होगा? when we have more than one person, और if you are there, आप खुद भी हैं तो आपने I के साथ जो है वो have इस्तेमाल करना है। like I have done my work, मैंने अपना काम complete कर लिया है। Let's have examples. Present perfect tense affirmative sentences हैं। Wow, here spellings are correct of affirmative. So affirmative sentences हैं तो subject plus have, has have plus we third plus object. So I have eaten a mango. मैंने आम जो है वो खा लिया है। Negative sentences हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो हमने नॉट लगा देना है और फिर बी थर्ड इस्तेमाल करनी है और फिर ऑब्जेक्ट लाइक आई हैव नॉट ईटन ए मैंगो। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का हमने सीखा क्या है कि अपने हेल्पिंग वर्ब्स को स्टार्ट पे ले आए। सो हैव आई ईटन ए मैंगो, क्या मैंने आम खा लिया है? एंड सो दिस वाज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। So now let's talk about past perfect tense. So here's past perfect tense. Yes, there is a big difference about this tense. इसमें थोड़ा सा है वो समझ की बात है that we must know कि past perfect tense जो होता है इसमें usually ऐसा होता है कि इसमें दो चीजों के बारे में बात होती है। ठीक है, पहले तो हम अगर सिर्फ past perfect tense है तो उसमें जो है वो हमारे पास उसका अगर देखें तो वो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन यूजुअली ये टेंस ऐसा है कि जिसमें दो चीजों के बारे में बात हो रही होती है। वो कौन सी दो चीजें हैं? उनमें ऐसा होगा कि एक चीज कंप्लीट होगी, एक काम हमारा कंप्लीट होगा, दूसरा काम हमारा इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, लाइक अगर मैं कहती हूँ कि मेरे आने से पहले वो लोग जा चुके थे। अब इस सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, मेरे आने से पहले, ठीक है, ये काम इनकम्प्लीट है, मैं अभी नहीं आई थी, लेकिन वो लोग जा चुके थे, ये काम कंप्लीट है, यानी वो लोग जो है वो जा चुके थे। अब ये दो चीजें होंगी, एक काम कंप्लीट है और दूसरा काम इनकम्प्लीट है। अब इनको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है? जो काम कंप्लीट होगा उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड। क्योंकि ये पास्ट की बात होगी तो वो जो हमारा हैज और हैव उसकी जो है वो सेकंड या थर्ड फॉर्म क्या थी, उसमें जो उसकी जो हैड हो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हैड होती है, तो हम इधर हैड इस्तेमाल करेंगे और हैड इस्तेमाल हो रहा है और परफेक्ट टेंस है तो आपको पहले ही पता है कि हम इसमें जो है वो हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो फिर इसके बाद जो है हम अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये हमारा सेंटेंस कैसे बन जाएगा? आई हैड ईटन द मैंगो, मैं आम खा चुकी थी। ठीक है, ये परफेक्ट टेंस है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें दो काम होते हैं, एक कंप्लीट और दूसरा इनकम्प्लीट। तो वो जो इनकम्प्लीट है उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में हमने क्या देखा था कि हमारा सब्जेक्ट है और उसके साथ जो है वो हम V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फिर आगे अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको हम लगा लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके देखें, अगर मैं पूरा सेंटेंस बोलूं कि उसके आने से पहले मैं आम खा चुकी थी, सो आई हैड ईटन द मैंगो बिफोर शी केम। अब जो काम कंप्लीट है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया और जो काम इनकम्प्लीट है उसमें जो है वो
पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो हमने इस्तेमाल किया। अच्छा, हम जो है ना वो सिर्फ हैड के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सेड कि अगर जो है वो आप इट इज बेटर कि आप जो है वो हैड तभी इस्तेमाल करें कि जब उसमें जो है वो आप कोई एडवर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप लाइक एडवर्ब ऑलरेडी, मैं पहले ही आम खा चुकी थी, तो आप इसको तब हैड लगा के इस्तेमाल कर लें, लाइक आई हैड ऑलरेडी ईटन द मैंगो। ऑलरेडी जो है वो हमारा एडवर्ब हो गया। लेकिन अगर आप एडवर्ब इस्तेमाल नहीं कर रहे और आप दो चीजों के बारे में भी बात नहीं कर रहे, आप सिंपली ये कह रहे हैं कि मैंने आम खा लिया था, तो आप जो है वो पास्ट इंडेफिनिट को इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बेहतर है। बट वी कैन यूज इट एज वेल, वी कैन यूज पास्ट परफेक्ट एज वेल। लेकिन अगर हमारे पास ट्रांसलेशन आती है तो वी मस्ट बी नोइंग कि ये दो चीजों के बारे में बात हो रही है, और जो कंप्लीट चीज है उसके बाद उसके लिए हमने हैड वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है, और जो इनकम्प्लीट है उसके लिए हमने इंडेफिनिट वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। और ये उल्ट भी हो सकता है, लाइक ये फिक्स नहीं है कि आप जो है वो पहले कंप्लीट चीज के बारे में बात करें फिर इनकम्प्लीट के बारे में बात करें। आप पहले इनकम्प्लीट के बारे में बात कर सकते हैं और बाद में कंप्लीट के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, बिफोर शी केम कॉमा आई हैड ईटन द मैंगो। अगर आपने पहले इनकम्प्लीट के बारे में बात करना है तो फिर आप कोशिश करें, बल्कि लाजमी है कि आप कॉमा इस्तेमाल करेंगे, लाइक बिफोर शी केम कॉमा आई हैड ईटन द मैंगो, मैं आम खा चुकी थी। So let's see the examples. Affirmative sentences हैं तो इसमें subject plus had plus we third plus object and plus past simple tense इस्तेमाल होगा, like I had eaten a mango before he came। और negative sentence है, सिंपल सी बात कि had के बाद जो है वो helping verb के बाद आपने not लगा देना है, like I had not eaten a mango before she came। और उसके बाद इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस हैं तो वी ऑलरेडी नो कि हमने अपना हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट पे लेके आना है। हैड आई ईटन ए मैंगो बिफोर ही केम, क्या मैं आम खा चुकी थी जबकि वो आया। सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन एंड अगेन मैंगो। अब मैंगो के बारे में इतनी बात की है कि आई हैव स्टार्टेड फीलिंग इवन द टेस्ट ऑफ मैंगो। बट सेम सेंटेंस रिपीट करने का मकसद सिर्फ यही है कि हम ये देखें कि हम एक ही बात को कितने जमानों में कर सकते हैं, कितने टाइम्स में कर सकते हैं, कितने टेंस में कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई हैव चूजन ओनली वन सेंटेंस, कि हम उसी सेंटेंस को जो है वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस पे जो है वो फिक्स करके देखें, सारे रूल्स जो है वो हम इसी पे अप्लाई करें। ओके, सो दैट वाज अबाउट पास्ट, और हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लाइक हम फ्यूचर में भी प्लान करते हैं कि हम ये एम करते हैं कि मैं कल तक ये काम कर चुका हूँगा या ये मैं काम कर चुका हूँगा। तो वो काम जो हम फ्यूचर में ये इरादा रखते हैं कि हम कर चुके होंगे, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट यानी काम कंप्लीशन के बारे में बात करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। सेम फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव। Yes, so I will have eaten a mango, मैं आम खा चुकी होंगी। और helping verb हमारे पास will have है, and हम we are quite free कि हम helping verb जो है वो कोई भी subject हो तो उसके साथ हम will have ही इस्तेमाल करेंगे। Here is not shall have का कोई concept नहीं है। अगर फ्यूचर परफेक्ट है, आल दो के कॉन्टिन्यूस में और सिंपल में जो है वो विल शेल इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें शेल का कोई जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है, इधर जो है वी आर बाउंड टू यूज ओनली विल हैव। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, लाइक आई विल हैव ईटन अ मैंगो, मैं आम खा चुकी होंगी। अगर नेगेटिव है तो हमने अभी सीखा था कि दो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे तो दरमियान में हम जो है वो नॉट लगाएंगे, या पहले वाले के बाद हम नॉट लगाएंगे, तो विल नॉट हैव ईटन अ मैंगो। और इंट्रोक्टिव है तो फिर भी हम जो है वो पहले हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे ले आएंगे, सब्जेक्ट दरमियान में पुट करेंगे और सेकंड वाले हेल्पिंग वर्ब को जो है वो हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। सो विल आई हैव ईटन अ मैंगो, क्या मैं आम खा चुकी होंगी। सो दिस वाज आवर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। So this is the last tense, perfect continuous tense। इसके सिंपल से एग्जांपल ये है कि इसमें परफेक्ट के बारे में ही बात होगी, लाइक जो काम कंप्लीट है उनके बारे में काम बात होगी, लेकिन जो काम आप कर रहे होंगे लाइक कॉन्टिन्यूस काम है उनके बारे में बात होगी, लेकिन वो टाइम बाउंड होंगे।
आपने जो है वो इसमें टाइम का जिक्र लाजमी करना है। लाइक परफेक्ट टेंसेस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में फर्क ये है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमेशा टाइम का जिक्र आता है। अगर टाइम का जिक्र नहीं है तो यू कैन सिंपली ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू परफेक्ट टेंसेस। सो लेट्स सी। हाँ, इसमें सबसे अहम बात है यूज ऑफ फॉर एंड सिंस। चूंकि टाइम के बारे में बात हो रही है तो उस टाइम को शो करने के लिए हमारे पास दो वर्ड्स हैं। वो कौन से हैं? एक है फॉर और दूसरा है सिंस। So before we go to the formulas and before we go to the translation and this and that, हम सबसे पहले जो है for और since का इस्तेमाल सीखते हैं। अच्छा, टाइम जो है वो दो तरह का होता है, या जब हम बात करते हैं तो दो तरह का टाइम बताते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम है और एक पीरियड ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? स्टार्टिंग टाइम, नुक्ताए आगाज। इन उर्दू वी कैन से दिस वाज द सिंपलेस्ट वर्ड और नियरेस्ट वर्ड आई कुड फाइंड टू ट्रांसलेट दिस वन, कि नुक्ताए आगाज। लाइक आप बात करेंगे कि मैंने ये काम सुबह शुरू किया था और मैंने ये काम 5 बजे शुरू किया था, या मैंने ये काम मंडे को शुरू किया था। ठीक है, या तो आप इस तरह बताएंगे कि आपने काम शुरू कब किया था, या फिर आप ये बताएंगे कि आपको काम करते हुए कितना अरसा गुजर गया है। सो दैट विल बी कॉल्ड पीरियड ऑफ टाइम, और वी कैन से फुल ड्यूरेशन, और वी कैन से पूरा दुरानिया। ठीक है, तो इसके लिए हम अब फॉर इस्तेमाल करेंगे। अगर तो आप नुक्ताए आगाज के बारे में बात करें, स्टार्टिंग टाइम के बारे में बात करें, तो फिर आप सिंस बताएंगे, सिंस इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप काम का पूरा दुरानिया बता रहे हैं कि आपको काम करते हुए कितना अरसा गुजर गया है, तो फिर उसके लिए आप फॉर इस्तेमाल करेंगे। लाइक मैं कहती हूँ कि मैंने सुबह आम खाना शुरू किया। मैं फिर से आम की ही एग्जाम्पल लूंगी। सो मैंने सुबह आम खाना मैं सुबह से आम खा रही हूँ। सो आई have been eating mango since morning। मैंने अब ये बात की है कि मैं कब से आम खा रही हूँ। तो वो कब जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग पे आ जाएगा कि मैंने जो है वो आम कब खाना शुरू किया। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं पिछले 8 घंटों से आम खा रही हूँ, और ये कुछ ज्यादा है कि मैं पिछले 8 घंटों से काम कर रही हूँ, तो वो 8 घंटे जो है वो पूरा दुरानिया आ जाता है, फुल ड्यूरेशन आ जाता है कि आई हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर लास्ट 8 आवर्स। तो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ कि अगर सिंपल सी बात ये है, लाइक वी कैन हैव अदर फॉर्मूलाज कि अगर डे की बात हो रही है, अगर डेट है, डे है, मंथ है, तो उसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम इस्तेमाल करें, उसके साथ सिंस इस्तेमाल करें। अगर 10 साल है, अगर 4 दिन है, अगर 3 माह है, तो उसके साथ जो है वो आप फॉर इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप ये दो पॉइंट समझ जाते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम से क्या मुराद है और पीरियड ऑफ टाइम से क्या मुराद है, तो फिर आपको जो है वो क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है कि मैं ये याद कर लूं और मैं डेट्स और दिस एंड दैट तरह। आप सिर्फ दो बातों को समझे कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मींस नुक्ताए आगाज, स्टार्टिंग टाइम के बारे में बात हो रही है। लाइक हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि कितना वक्त गुजर चुका है। मैं सुबह से आम खा रही हूँ, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बताया कि मुझे आम खाते हुए कितना अरसा गुजर गया। मैंने बस स्टार्टिंग टाइम के बारे में बात की है कि भाई मुझे जो है वो मैं सुबह से आम खा रही हूँ। अब कितना अरसा हो गया इसमें हमें नहीं पता। जब स्टार्टिंग होगा तो फिर सिंस, स्टार्टिंग सिंस, इस तरह जो है वो आप ये भी ज़हन में रख सकते हैं। ठीक है, और निमोनिक्स वी कैन से। और अगर फुल ड्यूरेशन है, फुल ड्यूरेशन, लाइक मैं कहूँ कि मुझे 8 घंटे हो गए हैं, मैं 8 घंटों से आम खा रही हूँ, तो वो जो फुल ड्यूरेशन है उसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। उसमें ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि मैंने कब खाना शुरू किया। फुल ड्यूरेशन है तो फॉर, ड्यूरेशन आर और फॉर में भी आर आ गया, तो वी कैन हैव a mnemonic of this as well। पीरियड ऑफ टाइम में भी आर आ रहा है। सो दिस वाज अबाउट फॉर एंड सिंस। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला सबसे पहले हमारे पास ये है कि सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब के पास बाद हमारे पास इंक फॉर्म आएगी V1 प्लस ING, और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर सिंस फॉर, और फिर हमारे पास जो है टाइम आ जाएगा। लाइक आई हैव बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर पास्ट 20 मिनट्स। मैं पिछले 20 मिनट से जो है वो आम खा रही हूँ। हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं भाई? इसमें हमारे पास जो है वो हैज बीन है और हैव बीन है। हैज वही जो हमने हैज का इस्तेमाल सीखा था परफेक्ट टेंस में, कि हैज जो है वो सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, और हैव जो है वो हमेशा प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। तो सेम इज द केस हियर। हैज बीन जो है वो ही, शी, इट सिंगुलर के साथ, और हैव बीन जो है वो आई, वी, दे और प्लूरल के साथ इस्तेमाल होगा।
लाइक अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हैव बीन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा और प्लस V4 यानी इन फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। आई हैव बीन ईटिंग ए मैंगो सिंस मॉर्निंग, मैं जो है वो सुबह से आम खा रही हूँ। और नेगेटिव सेंटेंसेस है तो वी हैव लर्न कि हम क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो हम नॉट लगा देते हैं और उसके बाद जो है वो हम इन फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस है तो ये ज़हन में रखें कि इसमें जो है वो इन फॉर्म इस्तेमाल होगी और सिंस फॉर और प्लस टाइम। आई हैव नॉट बीन ईटिंग ए मैंगो सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से आम नहीं खा रही। और इसमें जो है वो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वही बात कि पहले हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे ले आना है, फिर हमने सब्जेक्ट पुट कर देना है और फिर हमने सेकंड हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है और फिर मेन वर्ब इस्तेमाल कर लेना है, इन फॉर्म इस्तेमाल करनी है, फिर हमने ऑब्जेक्ट ले आना है, फिर सिंस फॉर का इस्तेमाल कर लेना है टाइम के अकॉर्डिंग और फिर अपना टाइम बता देना है। हैव आई बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर लास्ट 2 days, क्या मैं पिछले 2 दिनों से आम खा रही हूँ? So not at all. So this was your present perfect continuous tense. अब हम बात करेंगे past perfect continuous tense की। इसमें हमारे पास फार्मूला सिंपल सा ये है, फार्मूला तो वही है लेकिन पास्ट के बारे में चूंकि बात हो रही है तो वर्ब की तब्दीली हो जाएगी, वर्ब जो है वो पास्ट वाला आ जाएगा, बाकी सेम वही चीजें रहेंगी जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सीखी हैं। फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इन फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और प्लस जो है वो हम आगे टाइम मेंशन करेंगे। लाइक सॉरी इधर हैज नहीं हैड आएगा, वी हैव हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास हैड है। सो आई हैड बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर पास्ट 30 minutes, मैं पिछले 30 मिनट से आम खा रही थी। हेल्पिंग वर्ब जो है इधर हमारे पास क्या आएगा, हैड बीन। और हैड बीन वी आर क्वाइट फ्री, कोई भी हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट हो, आइदर ही इज, ही शी इट, सिंगुलर प्लूरल, आई वी दे गर्ल्स बॉयज जो भी हैं हम उनके साथ जो है वो हैड बीन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स हैव एग्जांपल्स। सो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सो आई हैड बीन ईटिंग ए मैंगो सिंस नाइट, मैं रात से आम खा रही हूँ। और नेगेटिव सेंटेंस है तो दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो दरमियान में दोनों को जुदा करके दरमियान में नॉट ले आएंगे। सो आई हैड नॉट बीन ईटिंग द मैंगो फॉर 1 month, मैं पिछले 1 महीने से आम नहीं खा रही। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्या होगा कि वी ऑल नो कि पहले हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे लेना है और दरमियान में सब्जेक्ट आएगा और सेकंड हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा और फिर वही फॉर्मूला V4 एंड ऑब्जेक्ट एंड सिंस फॉर एंड टाइम। तो हैड आई बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर लास्ट 20 days, क्या मैं पिछले 20 दिन से आम खा रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं। सो दिस वाज योर पास्ट परफेक्ट continuous tense. So now the last one is here, future perfect continuous. अब हम जो है वो फ्यूचर के बारे में बात करेंगे एंड लेट मी टेल यू कि सबसे कम इस्तेमाल होने वाला टेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम टाइम बाउंड नहीं होते, कभी कभार होते भी हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं होते। सो फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड प्लस टाइम। और इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, विल हैव बीन, वी हैव ओनली वन हेल्पिंग वर्ब एंड कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि शेल नहीं आएगा, हम सिर्फ और सिर्फ विल इस्तेमाल करेंगे। सो आई विल हैव बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर पास्ट 30 minutes, मैं पिछले 30 मिनट से आम खा रही हूँगी। और हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो आई हैड टोल्ड यू कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन, लाइक एक ही तरह के 3 हैं हमारे पास। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, लाइक ही है, शी है, इट है, सिंगुलर है, आई है, वी है, दे है और प्लूरल है, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, तो उन सब के साथ जो है वो हमने विल हैव बीन इस्तेमाल करना है। सो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। लाइक आई विल हैव बीन ईटिंग ए मैंगो सिंस नाइट, मैं रात से आम खा रही होंगी। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं और 3 हैं तो हमने क्या करना है कि पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा देना है और प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सो आई विल नॉट हैव बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 1 month, मैं पिछले 1 month से आम नहीं खा रही होंगी। इधर आप जो है वो नोट भी कर सकते हैं कि 1 month पूरा ड्यूरेशन बताया गया है तो फॉर इस्तेमाल हुआ है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ रात के बारे में बात हुई थी, नुक्ताए आगाज था यहाँ पे, स्टार्टिंग टाइम के बारे में बताया गया तो फिर जो है वो इधर सिंस इस्तेमाल हुआ।
सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी ऑल नो कि हम पहला हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, बाकी जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो बाद में लगाएंगे। लाइक दो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है ना, तो वो दोनों को बाद में ले आएंगे। सो विल और प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज your question mark. So will I have been eating a mango for last 30 minutes? क्या मैं पिछले 30 मिनट से आम खा रही हूँगी? सो दिस इज योर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और 30 मिनट्स पूरा ड्यूरेशन बताया गया है, पूरा ड्यूरेशन, लाइक वी आर डेड श्योर कि 30 मिनट है और वो पूरा ड्यूरेशन है, तो उसके साथ हमने फॉर इस्तेमाल किया। So these were the tenses that we did in this lecture, and I hope I tried my best to present in the simplest way. So this was all from my side. Thank you.